हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से श्री अमिताभ दुबे जी आपको 9 साल की जो प्रक्रिया है देश भर में उसके बारे में बताएंगे। रमन भल्ला जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, मूलाराम जी साहब का मंत्री हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, बलवान सिंह जी हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, विजय सानी जी हमारे सीनियर लीडर हैं, विजय शर्मा जी सेवा दल के हैं, नरेंद्र शर्मा जी, साहिल शर्मा जी स्पोक्स पर्सन हैं, और ये पीछे जो मेरे साथी, ज़रा अगर आपकी इजाज़त हो तो शुरू करें। बिलाल जी भी हैं यहाँ सोशल मीडिया से, तो मैं साहिल अगर आप किसी को बोलो जा ऐसे भी। दुबे जी आपका स्वागत करेंगे सवालों से। नमस्कार साथियों, उपस्थित नेतागण, मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आने का मौका मिला। मैं सीधी सी बात आपके सामने रख देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के शासनकाल में सरकार ने अनेक दावे किए हैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में, अपने रिकॉर्ड के बारे में। कांग्रेस पार्टी बस उनके लिए 9 सवाल रखना चाहती है। मैं आपके सामने ये 9 सवाल पेश करूंगा। थोड़े से आंकड़े खास करके अर्थव्यवस्था से संबंधित मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में रखूंगा और फिर आपके सवाल ले पाएंगे। ये हमारी एक 9 साल 9 सवाल डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है। फुल डिटेल्स इसमें हैं, आंकड़े हैं, आप देख लीजिए। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीब? सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं? आप सबको मालूम है कि मैं आपको एक सीधा सा चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये आपकी कॉपीज में भी होगा। एलपीजी का रेट 2014 और 2023 के मुकाबले 410 रुपये से 1100 रुपये पहुँच गया है। पेट्रोल का 71 रुपये से 100 तक पहुँच गया है प्रति लीटर। सरसों का तेल 90 रुपये से 140 से ज़्यादा पहुँच गया है। आटा 22 से 35 रुपये किलो, दूध 35 से 53 रुपये। तो ये साफ दिखाता है कि जो भी दावे सरकार कर रही है, जो आम जनता पे असर इस टेबल से हो रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो युवा बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो है ही, युवा बेरोजगारी 30 से 40% तक पहुंच गई है पहले से, 30 से 40% तक। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उन युवाओं में है जिनकी डिग्रीज़ हैं। तो एक तरफ आप उनको पढ़ने को कहते हो, कॉलेज जाने को कहते हो, डिग्रीज लेने को कहते हो, और दूसरी तरफ कोई रोज़गार नहीं प्राप्त होता है। कुछ दिन पहले डीमोनेटाइजेशन 2.0 की घोषणा हुई थी, 2000 रुपये के नोट, आप सबको पता है। लेकिन जो पिछली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ, उसका क्या असर पड़ा? काला धन पे कोई असर नहीं पड़ा। आपको मालूम है कि कर्नाटक में अभी जो चुनाव हुआ है, वहाँ पे 40% सरकार के खिलाफ हमारा एक पूरा कैंपेन चला, बहुत बड़ी जीत हुई। और आप कर्नाटक वालों से पूछ सकते हो कि वहाँ पे काले धन पे क्या असर पड़ा नोटबंदी का। जो कैश इन सर्कुलेशन है पिछले 2016 के बाद 71% बढ़ा। तो दूसरा कारण जो सरकार ने दिया था नोटबंदी का था कि डिजिटल इंडिया, लोग अपने फ़ोन से पेमेंट करेंगे। लेकिन जो कैश है वो 30 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इससे सबसे ज़्यादा इस देश के पूरे इतिहास में। तो
ये स्पष्ट है कि जो भी दावे सरकार के थे और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नोटबंदी के कारण हमारी आर्थिक ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट में बहुत बड़ा घाटा हुआ था, नेगेटिव में आ गया था, 8 से 4% पहुँच गया था। और वो कोरोना के पहले, कोरोना का असर मैं इसमें मिला नहीं रहा, कोरोना के पहले हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत गिर गया था। तो एक कॉस्ट बड़ा हाई था और डिलीवरी ज़ीरो थी। जीएसटी की बात करते हैं। मोदी जी ने टैक्स टेररिज्म के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन सच्चाई ये कि जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको किस प्रकार छोटे व्यापारी बिजनेसेस पे इसका इम्पैक्ट हुआ था। 2017 और 22 के बीच नियम कितनी बार बदले? हर दूसरे दिन कोई ना कोई नियम बदला। 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। 869 नोटिफिकेशंस, 143 सर्कुलर्स, 38 ऑर्डर्स, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है। तो ऐसे इसका इम्पैक्ट आप सोच सकते हैं कि छोटे बिजनेसेस पे किस प्रकार का होगा। फ़ायदा सिर्फ वकीलों का और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हुआ है, बिजनेसेस का नहीं हुआ है। अब आते हैं पब्लिक सेक्टर पे। जैसे कि मैंने कहा, बेरोज़गारी की बहुत गंभीर समस्या है। पब्लिक सेक्टर में 2014 और 2022 के बीच जो PSUs की जॉब्स हैं 13 लाख से 8 लाख तक पहुंची हैं, यानी 5 लाख कम हुई हैं। रेलवेज़ में 18 लाख से 12 लाख तक गिरी हैं। तो एक तरफ रोज़गार की समस्या है, दूसरी तरफ आप पब्लिक सेक्टर या निजीकरण हो या जो भी कारण हो, जॉब्स आप घटाते जा रहे हैं। तो ये है पिछले 9 सालों की कहानी। और इससे जुड़ी बात ये है कि जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स हैं उसमें रिजर्वेशन होता है, SC, ST, OBC। तो जैसे ये जॉब्स घटती जा रही हैं, उनके लिए भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है कम होते जा रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरा है। UPA में 25% था GDP का, अब 20 से कम हो गया है। तो ऐसे बहुत आंकड़े हैं, इसमें आप देख सकते हैं। अब आती है किसान की बात। हमारा दूसरा सवाल ये है, ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई जैसे कि वादा किया था? काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है? MSP की गारंटी क्यों नहीं दी गई है? यहाँ भी मैं बस 1-2 आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा, दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था। ठंड में 300 दिन किसान वहाँ बैठे रहे, 700 की मृत्यु हुई और अभी भी कोई वादे पूरे नहीं किए गए। ये कीमत उन्होंने चुकाई थी और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। सरकार ने झूठे वादे किए और उनका कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तीसरा, भ्रष्टाचार और मित्रवाद। सवाल उठता है, ऐसा क्यों है कि अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया? भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? यह सवाल राहुल जी ने उठाया है, पार्टी ने उठाया है। चौथा सवाल उठता है चीन और नेशनल सिक्योरिटी पर। 9 साल हाँ जी, 9 साल पूरे पड़े। हाँ। ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दी? ना कोई आया है ना कोई घुसा आया, आपको याद होगा। जबकि आज भी हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। सारी डिटेल्स रिपोर्ट में हैं, अगर आपको चाहिए मैं दे सकता हूँ। सामाजिक सद्भाव, 5वां सवाल। ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है? छठा सवाल, सामाजिक न्याय। ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं? वे जाति जनगणना की मांग को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है, इसकी बात हो सकती है। 7वां सवाल, लोकतांत्रिक संस्थाएं।
ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है? क्यों जनता द्वारा चुनी गई विपक्षी दलों की कई सरकारें गिराई गई? पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्यों कमज़ोर किया जा रहा है? 8वां सवाल, जन कल्याण योजना। ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसे जन कल्याण की योजनाओं को कमज़ोर किया जा रहा है? गरीब, आदिवासी और ज़रूरतमंदों के सपनों को क्यों कुचला दिया जा रहा है? और आखिरी क्वेश्चन, आपको याद होगा, कोरोना से संबंधित है। ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद, 40 लाख, वैसे 47 लाख आंकड़ा WHO का है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा मौतें कोरोना काल में इंडिया में हुई, 47 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया? क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया? और 4 करोड़, आपको याद होगा, मजदूर पूरे देश में भटक रहे थे, अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमारे 9 सवाल हैं, इनके डिटेल्स मैं दे सकता हूँ। अब यहीं छोड़ देते हैं। Questions or senior leaders? Shall I explain more? कुछ और पॉइंट्स मैं आपके सामने रख लेता हूँ थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए। MSP की बात हो गई, एग्रीकल्चर की बात हो गई, मित्रवाद और भ्रष्टाचार। मोदी जी ने कई सालों से मित्रवाद और भ्रष्टाचार पे काफ़ी दावे किए हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अभी जो सेबी के बारे में रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट, उसमें ये बात निकली कि 2018 में सेबी, जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स को सुरक्षित रखना उसका काम है, ने जो नियम हैं ऑफशोर ओनरशिप के, उनको रिलैक्स किया। तो पहले जो आपको बताना पड़ता था कि अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप किसका है और उसके बिना आपको इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं मिलती, वो रिलैक्स कर दिया। तो एक तरफ मोदी जी कह रहे थे कि ये शेल कंपनीज, यहाँ से ब्लैक मनी आ रहा है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई ले रहे हैं, और दूसरी तरफ अभी पता चलता है कि सेबी ने इस रूल को रिलैक्स किया था। तो सवाल उठता है कि ये प्रेशर सेबी पे कहाँ से आया, किसके दबाव में आके उन्होंने ये रिलैक्स किया, और ये चुपचाप किया, मतलब नोटिफिकेशंस वगैरह जो करने थे किए, लेकिन किसी को पता नहीं चला क्योंकि ये बंद दरवाजे में हुए थे ये सारे। तो सवाल उठता है कि ये दोगलापन, ये टू फेसेडनेस क्यों हो रहा है? कई लोग कहते हैं कि अच्छा भ्रष्टाचार हो रहा है, अब इस हाई लेवल पे हो रहा है, मेरा क्या लेना देना। आपको 2 उदाहरण देता हूँ कि महंगाई पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। एक तो आप जब फ्लाइट्स लेते हो, 6 के 6 एयरपोर्ट्स अडानी ग्रुप को सौंपे गए थे, आपको याद होगा, अहमदाबाद, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, 2-3 और हैं। लखनऊ और अहमदाबाद में जो यूज़र फ़ी होती है, जो आपके टिकट पे चार्ज लगता है एयरपोर्ट का, वो 5 गुना बढ़ रहा है निजीकरण के बाद। तो जो लखनऊ में 200 रुपये से कम फ़ी थी, अब वो 1000 से ज़्यादा हो रही है। तो ये सीधा इम्पैक्ट महंगाई पे पड़ रहा है, मोनोपोली का। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि झारखंड में एक पावर प्लांट अडानी जी ने बनाया था बांग्लादेश बिजली बेचने के लिए। कैसे उनको मिला, ये दूसरी कहानी है। मोदी जी ने खुद उनको सौंप दिया था प्रोजेक्ट, कोई कंपेटिटिव बिडिंग नहीं हुई थी। लेकिन झारखंड में जो पावर प्लांट बना, एक तो याद रखिए झारखंड में बहुत सारा कोयला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होकर कोयला आएगा इस पावर प्लांट के लिए, लेकिन वो रहने दीजिए। झारखंड में एक नियम था कि अगर आपने हमारे राज्य में पावर प्लांट बनाया है तो 25% राज्य डिस्काउंट पे खरीदेगा। ये नियम झारखंड की सरकार, जो उस समय बीजेपी की सरकार थी, वो दबाव में आके बदल दिया और झारखंड अब डिस्काउंट पे नहीं खरीद पाएगा अडानी से बिजली। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो 25 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, झारखंड सरकार की एक रिपोर्ट ने बताया कि 7,410 करोड़ का घाटा होगा झारखंड का। यानी कि झारखंड की जनता को बिजली बिल में ज़्यादा पेमेंट करना होगा क्योंकि डिस्काउंट में नहीं मिल रहा, और इसका इम्पैक्ट 7,400 करोड़ है। तो ये सीधा झारखंड
कि कंज्यूमर्स के जेब से निकल रहा है। तो ये एक दूसरा उदाहरण है कि जो मित्रवाद से जो अडानी ग्रुप को फ़ायदे मिल रहे हैं, उसका नतीजा क्या हो रहा है और किसको हानि पहुंच रही है। अब ये लंबा चौड़ा रिपोर्ट है, आप क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर हम आगे कर सकते हैं। Session is open for questions. Now, Sal. Spoke about China. जी, The question remains: this is not what the government is saying. This is what the army is saying. And why? what is the army saying? Army is saying that nobody had entered inside. There is no statement by the Indian Armed Forces saying that, as far as I know. Only the Prime Minister said it. Army has never said no one has not intruded. Army is silent on that. Northern Command, Army commander had already given a statement that night that nobody is occupying Indian land. That's what actually. When you say somebody coming inside, that means nobody is occupying land. It's the same thing. Army had been maintaining this set before I had been covering this thing. That's why I'm asking you a question. Why the Congress keeps on doubting their journalists and you believe what actually their media is saying, the Chinese media? Very simple question is, we have had 18 rounds of talks at the army level, at the corps commander level. If they have not occupied any land or there is no intrusion, what are the talks about? The army has said there are friction points. So the question is, what is the friction about? So if you can explain, unless they have come in, why is there friction? There's a contradiction that perhaps you can explain or the BJP can explain. 26 out of 65. And there is also a report from the ITBP that is widely publicized that 26 patrolling points are no longer accessible to Indian forces that we were accessing earlier. They are sitting at the Y junction in Depsang. This has not been denied by everyone. It's 18 kilometers inside at Y junction at Depsang, and there are 4 or 5 patrolling points we cannot go to. This has not been denied by anyone. So I don't agree with your point. Manoj Kaur. Now, Sal. And why, in fact, what's the Congress argument not being part of the inauguration of Parliament?